न्यायालय श्रीमान सेशन न्यायाधीश महोदय प्रकरण श्रेणी जबलपुर मध्य प्रदेश शासन लाहौल यादव। श्रीमान न्यायालय सेशन न्यायाधीश महोदय अभियोजन की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह है कि अभियुक्त राहुल यादव सन ऑफ लखन यादव उम्र 24 वर्ष, ग्राम कठौता स्कूल के पास मड़ोताल, जिला छतरपुर का निवासी है। यह कि अभियुक्त द्वारा फरियादी अमरदीप को बुरी गालियां दी गई। फरियादी एक सज्जन व्यक्ति है और वह प्लम्बर का कार्य करता है और वह एक दिन अपना कार्य वही मोहल्ले में कर रहा था और अभियुक्त राहुल यादव जब फरियादी अमरदीप केसरवानी अपने काम पर था तो अभियुक्त ने मौके का फायदा उठाकर उसके घर जाकर जब वह पर फरियादी की पत्नी अकेली थी तब उसके साथ गाली का लॉन्च किया गया। जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो वहां पर कार्य कर रहे अमरदीप को सुनाई दी तब तो वह जब आया तो उसने उसके द्वारा अमरदीप केसरवानी को भी बुरी गालियां दी गई और साथ ही उसके साथ राहुल द्वारा अमरदीप केसरवानी के सिर पर फावड़े से हमला किया गया जिससे उसके सिर पर चोट आई और अभियुक्त द्वारा पूजा के घर की खिड़कियों पर भी हमला किया गया जिससे कि मकान पर लगी हुई खिड़कियों और कांच को क्षति पहुंचाई गई। जब अभियुक्त नहीं माना तो उसकी शिकायत थाना मड़ोताल में की गई जहां पर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 225/2020 के अंतर्गत 124(2), 118, 117(3), 296, 3244, 351 BNS के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त पर BNS की धारा 118, 124(2), 117(3), 226, 324(4), 351(2) के अंतर्गत दिनांक 17/3/2023 को 3:30 यानी 15:30 से 15:14 के बजे मध्य ओम परिसर कटौता थाना मड़ोता जिला छतरपुर में अमरदीप एवं पूजा द्विवेदी को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर शोभ कारित करने पीड़ित अमरदीप को फावड़ा लेकर उसे आयुध के तौर पर उपयोग में लाए जाने से मृत्यु कारित होना संभव है से मारकर स्वेच्छा घोर उपत्ति कारित करने, पूजा द्विवेदी के घर की खिड़कियां एवं दरवाजे से कांच तोड़कर 20,000 रुपए की क्षति रिष्ट कारित करने तथा अमरदीप को धमकी देकर उसके जान से मारने की धमकी दी गई। सर अभी इसमें जो इसमें अभियोजन साक्षी जो इसमें पेज नंबर 4 में तो इसमें अभियोजन साक्षी जो फर्स्ट है पूजा द्विवेदी के अनुसार वह अभियुक्त को पहचानती है जो पहले उसके घर दूध पहुंचाने का काम करता था। घटना दिनांक 17/3/2023 के दिन दिनांक 3:30 बजे वह अपने घर पर थी तब अभियुक्त आया उसके घर की खिड़कियां और दरवाजे पत्थर मारकर जिससे खिड़कियां एवं का कांच दरवाजा टूट गया। जब अभियुक्त फावड़ा लेकर मारने के लिए आया तो अमरदीप ने बीच बचाव किया तब अभियुक्त ने अमरदीप के सिर पर फावड़ा मारा। अभियुक्त को भी गाली लॉन्च कर रहा था और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दिया था। और इसमें सर जो पॉइंट नंबर 9 है अभियोजन साक्षी 2 अमरदीप केसरवानी का बयान है कि वह अभियुक्त को पहचानता है। घटना 17/3/2023 के 3 से 3:30 बजे वह ओम परिसर में काम कर रहा था तब पत्थर चलाने की आवाज आने पर उसने जाकर देखा कि अभियुक्त पूजा अभियोजन साक्षी जो फर्स्ट है के घर में पत्थर मार रहा था जिससे उसकी खिड़कियों के कांच एवं दरवाजा टूट गया और अभियुक्त गाली लॉन्च कर रहा था। जब अभियुक्त फावड़ा लेकर पूजा के घर में घुस रहा था तब उसने अभियुक्त को मना किया जिससे अभियुक्त ने उसके सिर में बाएं तरफ फावड़े से वार किया जिससे उसके सिर पर चोट आई। और सर पॉइंट नंबर 11 दिनेश प्रजापति अभियोजन साक्षी जो 3 है ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा गेट पर पत्थर मारने और अमरदीप को फावड़े के सिर में मारने का कथन किया। इस साक्षी ने यह भी बताया कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त से पूछताछ की थी जिसे अभियुक्त ने फावड़ा उसके घर के पास होना बताया था। मेमोरेंडम
प्रकरण 3 में A पर उसके हस्ताक्षर। पुलिस द्वारा फावड़ा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रकरण 4 बनाने और उसके A भाग पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन भी इस साक्षी ने किया है। और सर जो MLC रिपोर्ट है, प्रकरण में आहत का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर प्रणय राय ने समकालीन डॉक्टर वैशाली खन्ना जो अभियोजन साक्षी भाई को अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिसका बयान है कि आहत अमरदीप केशरवानी को मुआवजा हेतु विक्टोरिया अस्पताल दिनांक 17/3/2023 को लाया गया, जिसका मुलाहिजा डॉक्टर प्रणय राय द्वारा करने पर पाया गया कि आहत के सिर के बाएं भाग पर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर फटा हुआ घाव था, जो कि नुकीले धारदार हथियार के परीक्षण के 24 घंटे के भीतर पहुंचाया गया था। डॉक्टर प्रणय राय को मुलाहिजा उपरांत CT स्कैन और सर्जिकल ओपिनियन के लिए राय दी गई थी। तो इसमें सर इसके बाद आता अपना पॉइंट नंबर 13, जो जिसमें उप निरीक्षक जो विवेचक है उसके बयान है। प्रकरण में विवेचक उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल अभियोजन साक्षी 4 ने प्रार्थी अमरदीप के बुलाए बताए अनुसार प्रदर्श B की प्रथम रिपोर्ट लेख किए जाने तथा आहत अमरदीप को मुलाहिजा आवेदन प्रकरण 6 भरकर अस्पताल भेजने का कथन किया गया। साक्षी ने यह भी बताया कि उसने अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ का मेमोरेंडम प्रदर्श भी लेख किया था, जिसके आधार पर आरोपी ने दिनेश प्रजापति के घर के पीछे से एक फावड़ा उठाकर पेश किया था, जिसे जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रदर्श 4 उसके बनाया तथा साक्षी ने अभियुक्त को प्रदर्श 7 के गिरफ्तार पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया गया जाना और पूजा द्विवेदी के घर जाकर घर का नुकसान प्रदर्श B5 तैयार किया गया। सर इसमें एक जो फाइनल रिपोर्ट है मैं ये है पॉइंट नंबर 3, इसमें भी बताया गया आवेदन पक्ष संक्षेप इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता अमरदीप केशरवानी दिनांक 17/3/2023 को ओम प्रसाद कठौदा में प्लम्बर का काम करता था, जो कि हमने उसमें बता भी दिया कि काम क्या करता था। करने गया था दिन के करीब 3:30 बजे। अभियुक्त ओम प्रसाद में पूजा द्विवेदी से गाली गुप्तार कर रहा था तथा उसके घर में पत्थर फेंक रहा था, जिससे उसके घर की खिड़कियां दरवाजा टूट गया। अमरदीप द्वारा अभियुक्त को मना करने पर अभियुक्त उन दोनों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां बकने लगा। अभियुक्त ने फावड़ा उठाकर अमरदीप को मारा, जो उसके बाएं तरफ सिर में के पास लगा, जिससे उसे चोट आई और अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना मड़ोसाल में शिकायत करने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाने में अपराध क्रमांक 225/2023 जो धारा लगाई गई है BNS की 124(2), 118, 173, 296, 324, 351(2) BNS, जो जिससे ये साबित हो सकता है कि अभियुक्त द्वारा जो फरियादी है अमरदीप और पूजा द्विवेदी उसके ऊपर किस प्रकार से हमला किया गया, जिससे उसे वहां तक हो सकते है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इससे सिद्ध होता है कि अमरदीप उसने अपने होश हवास में उसको चोट पहुंचाई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अब इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और इस पर जो भी कार्रवाई की जाए और दंडनीय है इसे दंड भी दिया जाए। संबंधित मामले में मेरे अभियुक्त पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार बेबुनियाद है। जैसा कि अभियुक्त के द्वारा बयान दिए गए हैं, वह अभियुक्त को पहचानती है जो पहले उसके घर दूध पहुंचाने का काम करता था। घटना दिनांक 17/3/2023 के दिन करीब 3:30 बजे वह अपने घर में जब अभियुक्त आया और उसके घर की खिड़की और दरवाजे में पत्थर मारा, जिससे खिड़की का कांच एवं दरवाजा टूट गया।
अभियुक्त साक्षी 2 ने भी अपने कथन में अभियुक्त द्वारा गाली गलौज किया जाना बताया है, किंतु उक्त साक्षी का कथन से यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त ने कौन सी गालियां दी थी और अभियुक्त द्वारा दी गई गालियों से किसी को क्षोभकारक होना भी प्रकट नहीं होता है। और साथ ही घटना स्थल सार्वजनिक स्थल होना भी साबित नहीं किया गया है। अभियुक्त साक्षी 2 ने अपने न्यायालयिक कथनों में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी से आपराधिक अभिप्रास कारक होना भी प्रकट नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना से अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक स्तर पर अभियुक्त साक्षी 2 एवं अभियुक्त साक्षी 1 को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारक किए जाना एवं उन्हें भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारक किया जाना प्रमाणित नहीं है। आठ का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर राय के समकालीन अभियुक्त साक्षी 5 को अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिसका बयान दिया गया है कि आहत अभियुक्त साक्षी को मुलाजा रिपोर्ट विक्टोरिया अस्पताल दिनांक 17/3/2023 को लाया गया था, जिसका मुलाजा डॉक्टर प्रणय राय द्वारा करने पर पाया था कि आहत के सिर के बाएं भाग पर 3 सेंटीमीटर x1 सेंटीमीटर x1 से फटा हुआ घाव था, जो कि नुकीले एवं धारदार हथियार से परीक्षण के 24 घंटे के अंदर पहुंचाया गया था। रिपोर्ट में चोटों की प्रकृति के संबंध में कोई अनुमत नहीं दिया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण 6 की मुलाजा रिपोर्ट में लिखी चोट नुकीले पत्थर में गिरने से आना संभव है। बचाव पक्ष की ओर से एक न्याय दृष्टांत सुनील कुमार पांडे एंड अनदर बीएस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2007 MP-ST 188 प्रस्तुत करते हुए अपने तर्कों में व्यक्त किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य में अभियुक्त कोई भी गंभीर चोट नहीं पाई गई है तथा अभियुक्त को फटा हुआ घाव पाया गया है। ऐसी स्थिति में यह मामला धारा 115(2)BNS की परिधि अंतर्गत आता है। उक्त मामले न्यायालय के प्रति में पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हैं। माननीय महोदय, इन्होंने कहा है कि गाली कौन सी दी है, क्योंकि जो फरियादी है वो एक सज्जन व्यक्ति है, जिसको गाली दी गई है वो एक लेडीज है। वो कहीं पे जाके थाने में वो सीधा नहीं बता सकती कि कौन सी गालियां दी गई। और यहाँ पे MLC रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि उसके सिर पे बाएं साइड वो चोटें आई, जो कि अब डिफेंस के लॉयर द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि बाएं सिर पे चोट आई है, क्योंकि उन्होंने बताया है। तो इससे साबित होता है कि उसने एक धारदार हथियार से हमला तो किया था। नहीं, इसमें सर पेज नंबर 7 में लिखा है कि यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण 6 की मुलाजा रिपोर्ट में लिखी चोट नुकीले पत्थर में गिरने से आना भी संभव है। जरूरी नहीं है कि फावड़े से मारा, मतलब पत्थर लगने से चोटें आ सकती है। श्रीमान जी, अगर पत्थर से अगर मारा गया था तो जो विवेचक था तो उसने वहां का जो नक्शा बनता है विवेचना के समय पे उसका न तो वहां किसी पत्थर का जिक्र किया गया विवेचना, सिर्फ विवेचना में जिक्र हुआ है सर फावड़े, जो कि अभियुक्त द्वारा आयुध हथियार के तौर पर उपयोग किया गया था। इसमें ये पॉइंट नंबर 12 में बताया गया है, पेज नंबर 6 पॉइंट नंबर 12 में बताया गया है कि नुकीले एवं धारदार हथियार से परीक्षण के 24 घंटे के भीतर पहुंचाया गया था। मुलाजा रिपोर्ट प्रकरण 46 की 20 विभाग पर डॉक्टर प्रणय के हस्ताक्षर है। डॉक्टर प्रणय उसके साथ कार्य थे, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर जानती पहचानती थी। पेज नंबर 7 इस साक्षी ने प्रतिप्रेक्षण में सुझाव को स्वीकार किया कि प्रकरण से मुलाजा रिपोर्ट की चोटों की प्रकृति के संबंध में कोई अनुमत नहीं दिया गया है। जैसे सर 14 नंबर है जो जिसमें बचाव पक्ष की ओर से मेमोरेंडम जब्ती निर्देशक जो अभियोग साक्षी 3 है, तथ्यों की ओर से ध्यान आकर्षित कराते हुए तर्क रखा है कि मेमोरेंडम एवं जब्ती की साक्षी दिनेश प्रजापति द्वारा नुकसानी जब्ती मेमोरेंडम पर थाने पर हस्ताक्षर किया जाना बताया गया, जिससे साबित होता है कि उसको नुकसान हुआ था वहां, और तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस को फावड़ा उठाकर देने से भी इनकार किया। जब सब विवेचना में फावड़ा दिखाया गया तो बाद में कह रहे कि विवेचना वो फावड़ा दिया ही नहीं।
जबकि जब्ती पत्रक में वो फावड़ा दिखाया गया है। रुकना है। Change, sir. The president has no option but to take accept it, sir. Not that the president is while proceeding Sundar Das his political influences and hence disagreed is very canon of constitutionalism alleged by the petitioner. And I have no explanations because multiple cases and Indian constitutions are to take a stand up on the behalf. Just only explainer it, sir. So take something else, asking us something else. I'm ready to answer it, sir. Mr. Prosecution's question, sir. Thank you, sir. Sir, to conclude the as I mentioned on page number 4, para 7, there was discussion in national media that the president was not willing to grant pardon but succumbed to advice of Council of Ministers. And second, instead of merit, the pardon was granted due to political affiliation, as I have already mentioned. Regarding the bindingness of the advice of Council of Ministers, the President is independent of the advice of the Council of Ministers, and the Constitution of Indus land does not provide such limitation. And above all, it is a presumption that to exercise of public power by the head of the Constitution is in a responsible manner. In this case, if its rebuttal, the federal court cannot remain silent. So the same is requested. The lack of meaningful checks on the prerogative of pardon will result in its frequent abuse. As per the constitutional debate in Parliament before framing the Constitution, it was discussed on judicial review or Article 72, which is, I would like to mention, whether the Supreme Court can review the President's decision to grant pardon, particularly when concern of arbitrariness or malified intention are raised. So, as per the sting operation, such cases have revealed. So, it is requested to review this matter. Thank you. Yes, I'm getting a